हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपनीज के बारे में। कंपनी क्या होती है, कंपनी कितने तरह की होती है, यह कैसे काम करती है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये आदमी कुछ सोच रहा है। क्या सोच रहा है? ये एक बिजनेसमैन है और ये एक सोच रहा है, ये थिंकिंग कर रहा है, क्या सोच रहा है। तो ये पहले तो इसने प्रोप्राइटरशिप फर्म में काम किया। वहाँ पे ये सोल प्रोप्राइटर थे। फिर उन्होंने पार्टनरशिप फर्म में भी काम किया। लेकिन इन दोनों चीज़ों में जब इन्होंने काम किया तो इन्हें क्या लगा कि वहाँ पे लायबिलिटी बहुत ज़्यादा थी इन पे। मतलब जो भी मालिक तो थे यहाँ पे, मगर लायबिलिटी भी उतनी ही थी। तो ये अपने लायबिलिटी को कुछ कम करना चाहते थे। इनके पास ये ऐसा सोच रहे हैं कि उनको सबसे पहले अपनी लायबिलिटी कम करनी है। दूसरा क्या सोच रहे हैं ये, कि इनको अपनी जो बिजनेस है, इसको एक ब्रांड इमेज बनाना है। ऐसा नहीं कि ये इनका बिजनेस सिर्फ एक गांव छोटे से मोहल्ले में रह जाए। इनका बिजनेस बड़ा हो और एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाए, एक ब्रांड की तरह बने। तो ये अपने बिजनेस का एक प्रोफेशनल इमेज भी बनाना चाहते हैं ना, जो कि प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म में नहीं हो पा रहा है। तीसरा ये क्या सोच रहे हैं कि जब बिजनेस बड़ा करेंगे तो इनको लोन की आवश्यकता होगी, लोगों से पैसे चाहिए होंगे। तो इसके बारे में भी ये सोच रहा है। मतलब ये सब कुछ अपना बड़े स्केल पे करना चाहता है। फिर ये क्या सोच रहा है, टू स्केल योर बिजनेस, जो मैंने जस्ट कहा आपको, कि अपना बिजनेस को भी ये बड़ा करना चाहता है, इंक्रीज करना चाहता है हर चीज़ को। और फिर इनके पास एक और चीज़ ये सोच रहे हैं कि टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस इन पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में मैंने बात किया कि उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी है, तो उनको ये अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फॉर्म दोनों में काम कर चुके हैं। तो अभी इनका आइडिया कुछ अलग है, ऐसा ये सोच रहे हैं। फिर क्या सोच रहे हैं कि जब मेरी कंपनी बड़ी हो जाएगी, सॉरी, जब मैं मेरा बिजनेस इतना बड़ा हो जाएगा, तो जब मेरे पास लायबिलिटी कम हो जाएगा, जब मेरे पास मेरा ब्रांड इमेज हो जाएगा, जब मेरा बिजनेस को लोन भी मिलेगा, इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा, बिजनेस बड़ा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं रहेंगी, तब मुझे क्या होगा, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर भी मिलेगा, मिल सकता है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा इनको? तो इसके लिए इनके पास एक आइडिया है कि क्यों ना एक कंपनी बनाई जाए। क्या बनाई जाए? एक कंपनी। तो ये सोच रहे हैं कि मैं एक एबीसी नाम की कंपनी बनाऊंगा। ये इनका आइडिया है। तो चलिए, तो यहाँ पे ये जो पिक्टोरियल डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, जो इमेजेस के द्वारा, एग्जांपल के द्वारा मैंने समझाया, ये आपको समझनी है कि ये चीज़ें जो ये बंदा सोच रहा है, ये प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म ये नहीं हो पाती, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं मिलती है, या ये ऑप्शंस नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो आप जब भी अपने बिजनेस को बड़े स्केल पे जाएंगे, तो आप प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म के थ्रू से नहीं कर सकते। वहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको रोकती है, आपको डिस्टर्ब करती है। तो इसके लिए आपको कंपनी बनानी होगी। और आप जब कंपनी बनाते हैं तो आपको ये सारे फायदे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कंपनी क्या होता है। तो कहते हैं ए कंपनी इज ए यूरिस्टिक पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी क्या है? यूरिस्टिक पर्सन है, मतलब हमारे जुडिशरी के द्वारा बनाया गया है, बाकी क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के द्वारा उसको बनाया जाता है। क्या है? इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 जो पहले था, और अभी मॉडिफाई होकर क्या हो गया, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, हैविंग ए perpetual succession and it is distinct from its member। अभी क्या बोल रहा है कि कंपनी एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है। एक ज्यूरिस्टिक पर्सन बोलते हैं जो नेचुरल पर्सन की तरह काम करता है, मगर इसको क्रिएट किया गया है बाय लॉ। ये लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है। और ये कभी भी बंद नहीं होती है। ये क्या होती है? कभी भी बंद नहीं होती है। अगर इसको बंद करना हो तो क्या करते हैं, इसको बाय लॉ इसको डिसॉल्व करता है। ठीक है, वरना ये हमेशा निरंतर चलता रहेगा। और क्या बोलता है ये, इट इज डिस्टिंक्ट, ये क्या है, अलग है अपने मेंबर से। इनका मेंबर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप भी क्या होता है कि जो मेंबर हैं उनके, जो पार्टनर है
ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उनको हम लोग एक ही समझते थे ना, मगर यहाँ पे उसको अपने मेंबर से कोई लेना देना नहीं। इट हैज राइट्स, क्या है इनके पास राइट्स भी है, किसके पास, कंपनी के पास। और कंपनी क्या है, यूरिस्टिक पर्सन, एक नेचुरल पर्सन की तरह काम करता है, और ये लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है। अगर राइट्स मिला है तो इसको लायबिलिटी भी है, पावर्स भी है, और इनका ड्यूटीज भी है। प्रिस्क्राइब बाय लॉ, इट कैन डू ऑल एक्ट्स एज ए नेचुरल पर्सन। एक नेचुरल पर्सन बिजनेस में जितना कुछ कर सकता है वो कंपनी भी कर सकती है, और इसको लॉ बाय लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है। पहला जो हमारा था इंडियन कंपनीज 1956, और दूसरा जब मॉडिफाई हुआ वो 2013, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है। अब ये जो चीजें हैं यहाँ पे आपको समझनी होगी कि कंपनी क्या है, यूरिस्टिक पर्सन। इसके बारे में देखिए क्या हुआ कि दो चीजें भी, दो तरह की जजमेंट आई, जिससे ये क्लियर हो गया कि कंपनी जो है उसके जो ऑनर है उससे अलग चीज होती है, वो सेपरेट एंटिटी होती है। कौन, कंपनी। तो आइए हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। एक हमारा केस है हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन सेलेमन वर्सेस सेलेमन एंड कंपनी लिमिटेड 1897 AC 22। ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स हम लोग क्या बोलते हैं, यूके में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है वैसे यूके में क्या होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, है ना। तो वहाँ उसके द्वारा एक जजमेंट दिया गया है, किसके, स्टेट के बारे में, सेलेमन वर्सेस सेलेमन एंड कंपनी लिमिटेड। ठीक है। अब ये सेलेमन आदमी का नाम है, और इसके द्वारा एक कंपनी बनाई गई है, इसका नाम है सेलेमन एंड कंपनी लिमिटेड। अब देखिए इस पूरी घटना को आप ध्यान से समझिएगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कंपनीज के बारे में, क्योंकि ये जो डिसीजन था हाउस ऑफ लॉर्ड्स का, ये काफी एक लैंडमार्क डिसीजन था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एरोन सेलोमन वाज ए बूट एंड शू मैन्युफैक्चरर इन इंग्लैंड। ये जूते का कारोबारी था, ये बनाता था इंग्लैंड में ना। ही रैन हिज बिजनेस एज ए सोल प्रोप्राइटर। तो ये पहले स्टार्टिंग में क्या किया था, प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम से अपना बिजनेस चला रहा था। ही लेटर डिसाइड टू इनकॉर्पोरेट द बिजनेस इनटू ए लिमिटेड कंपनी कॉल्ड सेलोमन एंड को लिमिटेड, है ना। तो अब ये क्या कर रहा है, को लिमिटेड के नाम से इन्होंने सेलेमन, चूंकि इनको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी थी, अपने लिमिटेड कंपनी बनानी थी, इन्होंने क्या किया, एक सेलेमन एंड कंपनी लिमिटेड के नाम से एक अपना बिजनेस इन्होंने सोचा। किसको ये ऐसा किसको कर रहे हैं, ये प्रोप्राइटरशिप फर्म को, ये चाह रहे हैं कि मैं इसको कंपनी में बना लूं। ठीक है। अब ये क्या करते हैं, द कंपनी हैड 7 शेयर होल्डर। ठीक है। कंपनी के पास कितना शेयर होल्डर चाहिए, 7 है शेयर होल्डर। तो वो कौन कौन था, मिनिमम चाहिए, है ना, कितने लोग चाहिए, मिनिमम 7 चाहिए, ये हम आगे बात करेंगे। जिसमें से मिनिमम में कौन कौन था, मिस्टर सेलेमन थे, उनकी वाइफ थी, और उनके 5 बच्चे थे। तो 7 लोग हो गए। बट सेलेमन हेल्ड मोस्ट ऑफ शेयर्स एंड कंट्रोल द कंपनी। और सेलेमन ने क्या किया, कंपनी का जो शेयर था, मोस्ट ऑफ शेयर इनके पास रहा, और ये कंपनी को कंट्रोल भी करते थे। ठीक है। इन्होंने क्या किया, ही सोल्ड हिज एग्जिस्टिंग बिजनेस टू द न्यू कंपनी। अब कंपनी तो इन्होंने बनाया, तो अब क्या किया, इनका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस था ये किनको बेच दिया, नई कंपनी को बेच दिया, एज पर लॉ है, बेच दिया उनको 39,000 में। और कंपनी ने इनको पैसा भी दिया। अब कंपनी ने जो इनको पैसा दिया वो दो फॉर्म में दिया। पहला तो है कि शेयर्स के फॉर्म में दिया, कि हम आपको ये 39,000 जो है ये हम आपको कैश नहीं दे रहे हैं, कंपनी का कुछ शेयर्स आप रख लीजिए। ठीक है। और बाकी पैसा जो है पार्ट इन डिवेंचर सिक्योर्ड लोन के रूप में दिया। किसको दिया, सेलेमन को। किसने दिया, कंपनी ने दिया। कंपनी ने अपना शेयर भी दिया और अपना डिबेंचर भी इनको दे दिया। बाद में क्या हुआ, कंपनी फाइनेंशियल ट्रबल में चलेगी। लेटर द कंपनी वेंट इनटू फाइनेंशियल ट्रबल एंड कुड नॉट पे इट्स क्रेडिटर। तो कंपनी ने जैसे जैसे उधार पैसे लिए थे उसको पैसा दे नहीं पाया। ये कौन सी कंपनी है भाई, सेलेमन एंड कंपनी लिमिटेड। अभी हुआ क्या, अब आगे देखते हैं। लीगल इशू आ गया, मामला कोर्ट में गया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गया। वहां पे क्या, जो क्रेडिटर थे, जिन्होंने क्रेडिट पे पैसे दिए थे कंपनी को, उनका कहना था द कंपनी इज जस्ट एन एजेंट और एलियास फॉर मिस्टर सेलेमन। कंपनी क्या है, एक एजेंट है, किसके लिए, सेलेमन के लिए। सो ही शुड बी पर्सनली लायबल फॉर इट्स डेब्ट। तो अभी कंपनी तो डूब गई, तो सेलेमन क्या है, कंपनी का एजेंट है, क्योंकि उसके पास मोस्ट ऑफ शेयर्स थे। तो अभी उनका कहना है कि भाई पैसे तो किसको देने होंगे, सेलेमन को देने होंगे। ठीक है। ये तो हो गई बात। इनका आर्ग्यू था, जो जिन्होंने पैसे क्रेडिट पे दिए थे उनका आर्ग्यू था।
चलिए आगे, तो डिसीजन क्या हुआ, डिसीजन ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या होता है, ये देखिए, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स डिसएग्रीड, वो डिसएग्री हुआ विद द क्रेडिटर एंड हेल्ड दैट, उन्होंने डिसीजन दिया, वो जो अर्ग्यू था क्रेडिटर्स का उनसे डिसएग्री हुआ, कौन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और उन्होंने एक डिसीजन दिया। बहुत सारे तर्क वितर्क हुए होंगे, उसके बाद ही डिसीजन आया होगा, इतना इजी नहीं है। द कंपनी वाज ए सेपरेट लीगल पर्सन, कंपनी क्या है, एक सेपरेट लीगल पर्सन है, इवन दो इट वाज कंट्रोल्ड बाय सेलेमन, चाहे वह सेलेमन के द्वारा क्यों नहीं चलाया जा रहा हो, लेकिन वह क्या है, एक अलग पर्सन है, अलग सेपरेट एंटिटी है। दूसरा क्या कहा, वंस ए कंपनी इज लीगली इनकॉर्पोरेटेड इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर, कंपनी अगर एक बार बना दी गई है तो ये अपने शेयर होल्डर से अलग चीज है, इनका अपना एक अलग अस्तित्व है। इवन इफ वन पर्सन होल्ड मोस्ट ऑफ शेयर, चाहे एक ही आदमी उसका ज्यादातर शेयर क्यों नहीं अपने पास रखे, लेकिन फिर भी कंपनी क्या है, एक सेपरेट एंटिटी माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये उनका डिसीजन था। और दूसरा जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो आपका एक और केस था जो कि पिछले स्लाइड में रह गया, इसको मैं बता नहीं पाया, मैं आपको बता देता हूँ। जो दूसरा था आपका, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो ये जो केस था इसके बारे में बताता हूँ, स्लाइड तो पीछे रह गया। इसमें क्या हुआ था कि जो बिहार गवर्नमेंट ने, उन्होंने एक एंट्री टैक्स लगाया था बिहार में। तो इस पे क्या हुआ था कि जो लोकोमोटिव इंजीनियरिंग कंपनी, इन्होंने कोर्ट में केस किया था कि ये तो इलीगल है, ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड का वायलेशन है, ये वो दिस दैट बहुत सारे क्लॉज लगाए थे। मगर गवर्नमेंट ने भी इसके अगेंस्ट में दिया था, जो कि कंपनी एक लीगल पर्सन है और ये पड़ेगा टैक्स है जो उनको एंट्री टैक्स देना पड़ेगा। ये भी एक डिसीजन लैंडमार्क था, ठीक है, जो कि इंडिया में हुआ था। ये और भी डीप है, आप चाहे तो इसको गूगल में सर्च करके पढ़ सकते हैं, काफी डीप में बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी आपको। ओवरऑल मेरा दो एग्जांपल जो दिया गया है, ये दो एग्जांपल का एक ही मोटो था कि कंपनी क्या है, एक लीगल और सेपरेट एंटिटी है और एक जुरिस्टिक पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ। चलिए अब देखिए कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं। कंपनी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस कमिंग टुगेदर टू कैरी ऑन बिजनेस फॉर प्रॉफिट। और कंपनी बनाई जाती है प्रॉफिट के लिए, है ना, ये चीज याद रखिएगा, बहुत से लोग आगे आते हैं, मिलते हैं, कंपनी बनाते हैं। इट हैज परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ये कंटिन्यू चलता रहता है ना, कोई ऐसा नहीं है कि किसी के मर जाने से कंपनी बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है ना, कंपनी चलते रहेगी। चेंज इन इट्स मेंबर डज नॉट अफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस या रिलेटिव, ओनली लॉ कैन डिसॉल्व। मैंने वही कहा कि मेंबर बदल जाए या मेंबर मर जाए तो इससे कंपनी पे कोई असर नहीं पड़ता है, ये बदलते रहेंगे। लेकिन अगर कंपनी बंद करनी है तो ये लॉ से ही इसको बंद किया जाता है, ऐसे नहीं बंद किया जाता है। A company has a corporate personality separates from all members who have formed it unlike a partnership firm। ठीक है, जैसे क्या होता है पार्टनरशिप फर्म में, क्या होता है, जो अगर पार्टनरशिप फर्म बन गया और उनके जो मेंबर है तो उनकी लायबिलिटी सेम ही होती है, मगर कंपनी में के केस में ऐसा नहीं होता, ये कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होता है। चौथा देखते हैं, कंपनी इनकर्स ऑल द लायबिलिटीज, कंपनी भी एक आदमी की तरह सारा लायबिलिटी और possesses all rights of a natural person subject to the regulation of law। जो एक आम आदमी बिजनेस में करता है या उसके लिए जो नियम है वो कंपनी के लिए भी है। द शेयर्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। अब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का होता है क्या, शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, मगर इसमें बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन है, हमें उसमें नहीं जाना है। द शेयर होल्डर्स लायबिलिटी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट गारंटीड व्हेन द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। अब शेयर होल्डर का क्या है, लायबिलिटी है, मगर लायबिलिटी कहाँ तक है, वहीं तक है जहां तक का उन्होंने शेयर होल्ड किया। सपोज करिए उन्होंने 100 शेयर होल्ड किया है, 100 शेयर का होल्ड 10,000 है, ठीक है, और उन्होंने क्या किया है, पेड किया है कंपनी को मात्र 8,000। तो इस केस में क्या होता है कि अगर कंपनी कभी भी डूबती है तो इनको ये जो 2,000 रुपये है ये ही सिर्फ पेड करना है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने 100 का शेयर खरीदा है, दोनों अपना कंपनी का पैसा इन्हें चुकाना पड़ेगा, नहीं, जो 2,000 इन्होंने नहीं दिया वो इन्हें देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ए कंपनी इज इंटाइटल टू ओ एंड होल्ड प्रॉपर्टी इन योर नेम। कंपनी का फायदा क्या है, ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, लेकिन प्रोप्राइटरशिप फर्म में ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे फायदा है का, एक कंपनी कैन शू एंड बी शूड इन इट्स ओन नेम। कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी को आप कोर्ट में इस पे नोटिस इशू कर सकते हैं, ठीक है, या कंपनी किसी और के नाम पे भी नोटिस इशू कर सकती है,
खुद के नाम को लेकर के, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमारा है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कंपनी कितने टाइप की होती है। देखिए, पहला जो मैंने यहाँ पे लिखा है बेस्ड ऑन इनकॉर्पोरेशन। इससे पहले हम एक चीज को और जान लेते हैं, बेस्ड ऑन पर्पस भी एक होता है। बेस्ड ऑन पर्पस में क्या होता है कि आपको किस पर्पस से कंपनी बनानी है ना। एक पर्पस आपका क्या होता है, एक पर्पस क्या हो सकता है आपका, बताइए जरा मुझे। एक पर्पस आपका होता है, एक होता है हमारा पर्पस ऑफ कंपनी, एक होता है हमारा प्रॉफिट, एक होता है नॉन प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट के लिए हम लोग करते हैं, बिजनेस करते हैं। नॉन प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, कोई एनजीओ बनाते हैं ना, ये कोई चीजें हम लोग सोसाइटी वगैरह में कुछ काम के लिए, तो वो नॉन प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट होता है जो बिजनेस के लिए करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वो भी एक हमारा टाइप है। अब बेस्ड ऑन इनकॉर्पोरेशन, जब कंपनी बनाई जाती है तो वो किस तरह की कंपनी बनाएगी वो वहीं पे डिसाइड होता है। स्टैट्यूटरी कंपनी, ये क्या होता है, किसी स्पेशल लॉ के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। पार्लियामेंट में कोई स्पेशल लॉ लेकर के बनाया जाता है, जैसे एसबीआई, एलआईसी, आरबीआई, इस तरह की कंपनी होती है। दूसरा होता है रजिस्टर्ड कंपनी, कोई भी कंपनी हम रजिस्टर्ड करते हैं, जैसे कंपनी एक्ट 2013 के तहत ये बनाया जाता है। तो बेस्ड ऑन इनकॉर्पोरेशन ये दो कंपनी होती है, स्टैट्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी, याद रखिए भाई। हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, अब क्या होता है, मेंबर्स की जो लायबिलिटी है एक कंपनी के प्रति, उसके द्वारा जो हमारा कंपनी का टाइप है वो हम पढ़ते हैं। तो पहला होता है हमारा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब क्या होता है, एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंपनी। मतलब लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अब शेयर्स जो इशू किया है उसके हिसाब से एक कंपनी होती है। तो एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंपनी स्पेशली फॉर बिजनेस एंड प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। और ये कंपनी ज़्यादा लोग बनाते हैं और अपना बिजनेस चलाते हैं ना, क्योंकि इनका मोटो क्या है, बिजनेस एंड प्रॉफिट मेकिंग पर्पसेस। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंपनी प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड, है ना। मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स। मैंने पहले कहा जो जो शेयर उन्होंने होल्ड किया और जिनका उन्होंने पेड नहीं किया है वो वैल्यू ही उनको लायबिलिटी के रूप में देना है। एग्जाम्पल लेते हैं, if Mr. A holds 100 shares of rupees 10 each has paid 800, he can be asked to pay only 200 more, no personal property is at risk। सिर्फ उनको 200 ही पेड करना होगा, क्योंकि उन्होंने 1000 रुपये का शेयर लिया है और 800 ही उन्होंने पेड किया था। तो अगर कंपनी डिसॉल्व होती है, लॉस में जाती है, तो उनको 200 ही पे करना होगा। उनका पर्सनल कोई भी प्रॉपर्टी रिस्क में नहीं आएगा। तो एक क्या होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिनको अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अपने नाम के आगे, सॉरी, नाम के लास्ट में लिमिटेड लगाना पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा ये। इसके बिना और नहीं हो सकता है उनका नाम, उनको लगाना ही है, ठीक है, लास्ट में। अब देखिए दूसरा हमारा टाइप है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब कंपनी जब बन रहा है उसकी गारंटी अगर कोई लेता है तो उसके हिसाब से कंपनी क्या होता है। एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इज अ टाइप ऑफ कंपनी वेयर मेंबर, उसका मेंबर नॉट शेयर होल्डर एग्री टू पे फिक्स्ड अमाउंट इफ द कंपनी इज वाउंड अप क्लोज डाउन। तो शेयर होल्डर यहाँ पे नहीं होगा। अगर उसका जो कंपनी का मेंबर है, अगर वो कंपनी के लिए गारंटी लेता है, अगर कंपनी डूबती है कुछ होती है तो वो लोग उसका पैसा भरेंगे, है ना। दिस अमाउंट इज कॉल्ड गारंटी। तो जो अमाउंट होता है उसको गारंटी बोलते हैं। एग्जांपल, एबीसी फाउंडेशन बन गया, ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैज 5 मेंबर्स, ईच मेंबर्स गारंटी 5000। इफ द कंपनी इज क्लोज्ड एंड ओज 20000, मेंबर्स मस्ट कंट्रीब्यूट ओनली बाय 5000 ईच, नो पर्सन एसेट इज रिस्क। तो इन्होंने पांच लोग हैं और 20,000 करके अगर इन्होंने गारंटी हुआ है तो पर पर्सन कितना हुआ, 4000 का गारंटी हुआ। अगर कंपनी डूबती है तो सबको 4000 करके देना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनके पर्सनल एसेट्स पे कोई रिस्क आएगा। तो यहाँ पे भी लायबिलिटी लिमिटेड है, जो उन्होंने गारंटी ली है बस वही अमाउंट उनको देना होगा। तो अक्सर जो है कंपनी लिमिटेड पे गारंटी जो हम लोग बनाते हैं, ये बनाते हैं एनजीओ के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, स्पोर्ट्स क्लब, ट्रस्ट के लिए ये यूज होता है, ठीक है। तीसरा है हमारा अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी क्या होता है, एन अनलिमिटेड कंपनी इज ए रेयर फॉर्म ऑफ कंपनी वेयर, इस कंपनी को रेयर फॉर्म में ही कोई बनाता नहीं है, ठीक है, ये रेयर ही है, इसका कोई यूज नहीं करता है। देयर इज नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑन इट्स मेंबर शेयर होल्डर, ठीक है, लायबिलिटी इसमें अनलिमिटेड है,
इसलिए कोई बनाएगा नहीं। इफ द कंपनी कैन नॉट पे इट्स डेट द पर्सनल एसेट्स ऑफ इट्स मेंबर कैन बी यूज टू रिपे द। कौन ऐसा चाहेगा कंपनी डूबी तो भाई मेरा एसेट्स कुछ करते चला जाए, तो ये कोई बनाता नहीं है। इट इज यूजुअली नॉट प्रीफर्ड फॉर बिजनेस ड्यू टू हायर फाइनेंशियल रिस्क। तो ये बिजनेसमैन इसको प्रीफर नहीं करते ऐसी कंपनी को। और इसको कब यूज किया था? मे बी यूज फॉर प्राइवेसी, सम पीपल यूज द फॉर्म ऑफ कॉन्फिडेंशियली सिंस इट मे नॉट हैव टू डिस्क्लोज फाइनेंशियल पब्लिकली। अब ये लोग कुछ प्राइवेसी के लिए अपना कुछ सीक्रेट कोई कंपनी बनाना है तो आप भाई अनलिमिटेड कंपनी बना लीजिए। चलिए अब आते हैं हम लोग बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स। अब मेंबर्स के हिसाब से हमारी कंपनी कैसे होती है? तो एक होता है कंपनी में एक ही मेंबर होगा, इसको बोलेंगे ए वन पर्सन कंपनी, ओपीसी। A one person company is a type of private company that has only one person and its member and shareholder। ठीक है, एक ही आदमी होगा। It was introduced under the Companies Act 2013 to encourage sole proprietorship to enter the corporate world with limited liability। अब ये वन पर्सन कंपनी इसलिए बनाया गया है कि अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, अगर उसको कंपनी में आना है, वो अकेला ही अगर है तो वो वन पर्सन कंपनी बना सकता है। तो इसमें क्या होता है? ओनली वन पर्सन एज इट्स मेंबर एंड शेयर होल्डर, एक ही आदमी रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है? कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। अब इसको भी प्राइवेट और पब्लिक में बना कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? अगर ये कंपनी का लगातार 3 साल तक टर्नओवर 2 करोड़ हो जाए और पेड अप कैपिटल कितना हो जाए? 50 लाख हो जाए, तो ये कंपनी भी प्राइवेट और पब्लिक में कन्वर्ट हो सकती है। इसका स्टेटस चेंज होता है वन पर्सन कंपनी का। ये इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। 2 करोड़ और पेड अप कैपिटल कितना है? 50 लाख। अगर लगातार 3 साल तक रहा बना हुआ तो ये वन पर्सन कंपनी भी प्राइवेट और पब्लिक हो सकता है। ये इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए इसमें एग्जांपल लेते हैं। रवि वांट टू स्टार्ट ए बिजनेस अलोन बट वांट्स टू अवॉइड पर्सनल रिस्क। अब यहाँ पे इसका यूज कहाँ पे होगा? भाई मुझे अपना खुद का करना है और मुझे पर्सनल रिस्क भी नहीं चाहिए। ठीक है, और अकेला भी मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मेरे लिए ये है। मुझे दूसरों का कंसेप्ट या दूसरों के साथ मुझे नहीं अपना बिजनेस स्टार्ट करना, मुझे खुद के बल पे कंपनी बनानी है, तब वन पर्सन कंपनी बना सकते हैं। ये फॉर्म रवि ट्रेडर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, नाउ रवि एंजॉय लिमिटेड लायबिलिटी एंड द बेनिफिट ऑफ कंपनी स्ट्रक्चर इवन एज सोलो फाउंडर। तो जिनको अगर आपको अगर अपनी एक खुद के नाम पे कंपनी बनानी है और आप चाहते हैं मैं इसमें खुद का मालिक खुद रहूं, मैं इसको ऑपरेट करूं, तो आप वन पर्सन कंपनी बना सकते हैं। चलिए दूसरा हम लोग आते हैं प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसको अपने नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लगाना ही है, ना कि वन पर्सन कंपनी भी प्राइवेट लिमिटेड हुआ, इनको भी लगाना है। अब ये कंपनी क्या होता है? ये प्राइवेट कंपनी इज ए टाइप ऑफ कंपनी विच इज प्राइवेटली हेल्ड एंड इज नॉट अलाउड टू इनवाइट द पब्लिक टू बाय इट्स शेयर। अब ये क्या करती है? पब्लिक से पैसे नहीं ले सकती है। ठीक है, कौन? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, इनमें जो भी लोग होते हैं वो खुद इनका शेयर्स अपने पास रखते हैं, ये पब्लिक के लिए ओपन नहीं होता है। इट इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर फॉर स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन लोग इसका यूज करते हैं ना, इनका अपना बड़ा बिजनेस मैन होता है, तो ये लोग कौन सा कंपनी बनाते हैं? प्राइवेट कंपनी बनाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं इन इंडिया। इट इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 268 कंपनीज एक्ट 2013। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा वन पर्सन कंपनी होता है उसमें एक ही मेंबर होता है, मगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम मेंबर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, और मैक्सिमम मेंबर कितना हो सकता है? 200 होता है। ये याद रखिएगा, मेंबर क्या चेंज हो रहा है। इसमें डायरेक्टर मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए, और वन पर्सन कंपनी के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें एक ही होगा सब कुछ। और ये जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती, आईपीओ इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, शेयर बाजार में लोगों से पैसा नहीं ले सकती है। लिस्ट, ठीक है, ये कौन है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, ये आईपीओ पब्लिक के द्वारा नहीं ले सकती है। कब? जब ये कंपनी स्टार्ट करेगी तब। ठीक है, शेयर ट्रांसफरेबल इज लिमिटेड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब इसमें शेयर जो ट्रांसफर होता है उसमें भी बहुत सारे कंडीशन है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए अब क्या है कि सुमित और अर्चना ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है टुगेदर एंड रजिस्टर इज एन ए एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इसका नाम रख दिया है। दे हैव 50 लाख इन्वेस्टमेंट इवन ऑफ द कंपनी इनकर लॉसेज दे आर लायबल ओनली अप टू द वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स। अब क्या होता है, अगर कंपनी डूबती भी होती है 50 लाख, जितना है हमारा शेयर का वैल्यू उतना ही देना, उससे ज्यादा नहीं देना है। ठीक है, इसमें भी पर्सनल एसेट हमारा क्या रहेगा? सेफ रहेगा। किसमें? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में।
अब बात करते हैं हम लोग पब्लिक कंपनी में, जो ICICI बैंक है जैसे प्राइवेट लिमिटेड, बंधन बैंक जैसे प्राइवेट लिमिटेड, ये सॉरी बंधन नहीं, एक्सिस बैंक लिमिटेड, ठीक है, मतलब जहाँ पे भी लिमिटेड है वो प्राइवेट कंपनी है। तो वो तो बैंक के बारे में मैंने बात किया, जो अगर प्राइवेट कंपनी होती है प्राइवेट लिमिटेड उसके नाम पे लगा रहेगा, और पब्लिक होगी तो उसके नाम के लास्ट में लिमिटेड रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। A public company is a company that can raise capital from the general public by issuing shares or debentures. ये काम प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती, वो क्या कर रही है, पब्लिक कंपनी कर पाएगी। इट इज गवर्न बाय सेक्शन 271 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इट इज सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस एंड इट स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। अब क्या है, पब्लिक से जहाँ जहाँ पे पब्लिक का पैसा आ गया ना, वहाँ रेगुलेशन भी काफी स्ट्रिक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। प्राइवेट में क्या है, पब्लिक का पैसा उतना लगा नहीं है ना, वो लेती है, तो वहाँ पे थोड़ा रेगुलेशन थोड़ा फ्लेक्सिबल है। मगर जैसे ही पब्लिक कंपनी में आएंगे, भैया आपने पब्लिक से पैसा उठाया तो फिर आपके ऊपर सारे रूल्स और रेगुलेशन तो आपको गवर्नमेंट के फुलफिल करने पड़ेंगे, है ना। वरना क्या पता अगर आप नहीं करते हैं तो पब्लिक का पैसा है, इसके लिए तो गवर्नमेंट क्या हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल हो जाता है ना। अगर लोगों का पैसा डूबता है तो गवर्नमेंट पे ब्लेम आता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस होगा। इसमें मिनिमम नंबर कितना होगा, 7 होगा। उसमें कितना था, 2 था, मैक्सिमम 200 था, और मैक्सिमम का इसमें कोई लिमिट नहीं है ना। इसमें मिनिमम कितना है, 3 डायरेक्टर होगा आपका। ये पब्लिक से पैसा ले सकती है IPO के थ्रू से। लिमिटेड लाइबिलिटी मेंबर, लाइबिलिटी सेम ही है, जितना वैल्यू ऑफ शेयर है आपको उतना ही देना है, ऐसा नहीं कि पूरा आपका पर्सनल एसेट जाएगा। और लास्ट में लिमिटेड होगा, टाटा स्टील लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन कंट्रोल और ऑनरशिप। अब कंपनी को जो कंट्रोल किया जाता है या उसका जो ऑनरशिप होता है उसके आधार पे भी हमारे पास यहाँ पे 5 कंपनी है। होल्डिंग कंपनी किसको बोलते हैं, होल्डिंग कंपनी मतलब इसके अंदर में कोई सब्सिडरी कंपनी होगी, ये उसको होल्ड करके रखेगा, ठीक है। कंट्रोल अनदर कंपनी बाय ओनिंग 50% शेयर। अगर ये किसी का 50% शेयर खरीद लेता है, 50% शेयर से ज्यादा 51 या वो, तो ये उसका होल्डिंग कंपनी हो जाएगा। और सब्सिडी कंपनी क्या होता है, सब्सिडी कंपनी बोलेंगे जिस कंपनी का शेयर का 50% ज्यादा कोई और कंपनी होल्ड करके रखा है, ठीक है, और कंट्रोल कर रहा है उसको, उसको बोलेंगे सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, एक याद कर लीजिए दूसरा भी याद हो जाएगा। होल्डिंग हुआ जो दूसरे का 50% से ज्यादा शेयर खरीद के रख लिया और कंट्रोल कर रहा है उसको, वो होल्डिंग कंपनी हुआ। और सब्सिडरी, इसको इसका शेयर जिसने 50% ज्यादा खरीद लिया और जो इसको कंट्रोल कर रहा है वो सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनी होता है जिसमें 51% या उससे ज्यादा शेयर किसके द्वारा होता है, गवर्नमेंट के द्वारा होता है या गवर्नमेंट का होता है। ONGC, सेल, है ना, ये सब गवर्नमेंट कंपनी है। फॉरेन कंपनी क्या होता है, फॉरेन कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन कहाँ होता है, आउटसाइड इंडिया होता है, फॉरेन में होता है, और वो इंडिया में बिजनेस कर रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन कंपनी बोलते हैं। डोरमेंट कंपनी क्या होता है, इनएक्टिव कंपनी, रजिस्टर्ड फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट और एसेट होल्डिंग। अब कंपनी रजिस्ट्रेशन कर लिया, सब कुछ हो गया, मगर अभी एक्टिव नहीं है, फ्यूचर के लिए एक्टिव होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे डोरमेंट कंपनी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं कंपनीज एक्ट 2013, इसको समझना है। इसको समझने में ये भी है कि आप इसको इस टॉपिक को अभी जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे इससे आप समझ भी जाएंगे कि कंपनीज फॉर्म क्यों होती है, क्या प्रोसेस होता है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मेंबर्स डिसाइड करना है। पार्टनरशिप होगा, ठीक है, तो ये कितना मेंबर होगा हमारा, 2 होगा, 7 होगा, प्राइवेट होगा, पब्लिक होगा। ये इसमें एक स्टार पॉइंट याद रखना, पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 50 होता है नॉर्मल केस में, और एक्सेप्शन में 100 तक मेंबर होता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप में 100 से भी ज्यादा अगर मेंबर हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए, तब उसको कंपनी के रूप में आना चाहिए। और अगर 100 से ज्यादा होता है, ये कंपनीज एक्ट का वायलेशन है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, जितना भी डॉक्यूमेंट, नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, वो रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, जो भी सब्सक्राइबर उनका ड्यूली साइन होता है। तो ये किसके पास करना पड़ता है, रजिस्ट्रार के पास, कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार के पास करना पड़ता है। और वहाँ पे इनको इनकॉर्पोरेशन होने के बाद एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। अब कंपनी को रिक्वायरमेंट करने के लिए ये 2 चीजें जरूरी है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब इसको समझते हैं क्या होता है, फिर हम लोग बाकी और 3 पॉइंट को पढ़ेंगे जो कंपनी एक्ट में इंपॉर्टेंट है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये प्राइमरी लीगल डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी का, ठीक है। इसमें कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, एक्टिविटी क्या करेगा, लिमिटेशन क्या है, ठीक है,
ये सब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है, इसलिए अगर आप किसी कंपनी को लोन दे रहे हैं तो एमओए जरूर पढ़िए आप, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जरूर पढ़िए। और ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहाँ पे सबमिट होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास होता है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं किसी भी कंपनी का ये सोल है, आत्मा है, ठीक है। अब व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? इलीगल डॉक्यूमेंट। ये क्या डिफाइन करता है? कंपनी का इंटरनल रूल, उसका मैनेजमेंट रेगुलेशन, ये सब कंपनी खुद कैसे चलाएगी, कैसे का रूल बुक क्या है उसका, ठीक है, मैनेज कैसे करेगी हर कुछ, ठीक है, उसका कितना डायरेक्टर होगा, शेयर कितना ट्रांसफर होगा, ठीक है। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, इसलिए आरओसी रजिस्टर ऑफ कंपनी, अगर कंपनी बनाते हैं तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये आपको चाहिए होगा, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का ऑब्जेक्टिव, गोल, क्या एक्टिविटी क्या करेगा, है ना, उसका लिमिटेशन क्या है, ये सब कुछ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिसाइड करता है। और कंपनी कैसे रेगुलेट करेगी, उसका इंटरनल बॉडी क्या होगा, रूल्स कैसे होगा, रेगुलेशन कैसे होगा, ये सब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन करता है। तो आपको एक कंपनी को रजिस्टर करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट भी चाहिए और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहिए, और ये ड्यूली साइन चाहिए सारे जो भी इसके सब्सक्राइबर हैं उनके द्वारा। और ये दोनों डॉक्यूमेंट कहाँ पे सबमिट होगा? रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज के बाद होगा, उसके बाद आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंपनी का नाम, अब कंपनी का नाम तो उसके टाइप पे होगा, पब्लिक पब्लिक होगा तो लिमिटेड लगाएगा, प्राइवेट होगा तो प्राइवेट लिमिटेड लगाएगा। सर्टिफिकेट जब रजिस्टर के बाद सबमिट करेगा, वेरिफिकेशन होने के बाद उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। अब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अब सर्टिफिकेट मिलेगा तो बिजनेस शुरू कर सकता है। ए कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल शेल नॉट कमेंस एनी बिजनेस और एक्सरसाइज एनी बोरिंग पावर अनलेस। अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है, क्या है, शेयर कैपिटल है, तो वो तब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएगा जब तक एवरी सब्सक्राइबर टू एमओए हैज पेड द वैल्यू। अगर सभी सब्सक्राइबर जो भी उसका है, जिसने शेयर कैपिटल जिस कंपनी के पास है, अगर उन्होंने ये वैल्यू पेड कर दिया है मैसेज में जो लिखा हुआ है, तो ये बिजनेस शुरू कर सकती है। अब और उसका वेरिफिकेशन हो गया होगा तो वो ये कर सकती है। चलिए, हम लोगों ने कंपनीज को पढ़ लिया, ऑलमोस्ट एग्जाम कवर करने के लिए काफ़ी है। अगर कुछ कुछ पॉइंट छूट गए होंगे, अगर आपको ऐसा लगता है मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसे कंप्लीट करूंगा। एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं जो हमने पढ़ा। तो टाइप ऑफ कंपनीज में मैंने पहले भी कहा, बेस्ड ऑन पर्पस, प्रॉफिट मेकिंग होगा, नॉन प्रॉफिट मेकिंग होगा, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़े इनकॉर्पोरेशन के अनुसार स्टेचुटरी होगा, रजिस्टर्ड होगा, और चार्टर्ड कंपनी अब यूज नहीं होता है, ये चार्टर लंदन, ये ब्रिटिश लोगों के द्वारा यूज होता था, अब ये इंडिया में तो ये होता ही नहीं यूज। तो हमारे यहाँ पे स्टेचुटरी और रजिस्टर्ड कंपनी यूज होता है। स्टेचुटरी हो गया जो स्पेशल लॉ के द्वारा बनता है, और रजिस्टर्ड कंपनी हो गया हमारा जो भी कंपनी एक 2013 के द्वारा रजिस्टर्ड होता है। स्टेचुटरी कंपनी में एसबीआई, एलआईसी, ये सब जो स्पेशल लॉ के द्वारा गवर्नमेंट और पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया, ये वही है। लायबिलिटी के हिसाब से क्या, लिमिटेड बाय शेयर्स, अब शेयर के अनुसार, शेयर जैसे आपने लिया उसके अनुसार आपकी गारंटी आपने जैसे लिया वैसी कंपनी है। अनलिमिटेड कंपनी मतलब अनलिमिटेड गारंटी, ठीक है, ये कोई बनाता नहीं है। मेंबर के हिसाब से 1% सोल वाला भी इसमें आ सकता है, 1% कंपनी में। प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, मिनिमम 2 लोग चाहिए, पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 लोग चाहिए मैक्सिमम, ये ठीक है। ओनरशिप के हिसाब से होल्डिंग, सब्सिडी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, डोमेन कंपनी, ये सब चीज़ें। तो ये हमारा कंपनी था। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए, ओके।